सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू दिस सेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आज हम लोग कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड क्वांटाइजेशन रूल। ठीक है, सो एग्जाम्पल 1, 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड। मतलब हर सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं? 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर किसी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन दूर होते हैं, निकलते हैं, तो वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। तो यहाँ पर जो भी चार्जेस आने वाले हैं वो पॉजिटिवली चार्जेस होंगे बॉडी। ठीक है, टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट द टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम। तो सबसे पहले आपको एस्टिमेट करना है, एस्टिमेट नंबर ऑफ चार्जेस इन 1 कूलम कितना होता है। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन Q is equals to NE, so number of charges is equals to 1 upon 1.6 into 10 power minus 19. ठीक है, so this is almost equivalent to 6.25 into 10 power 18. चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। 1 divided by 1.6, so it is 0.625 into 10 power 19, that is nothing but 6.25 into 10 power 18 charges. So this is nothing but number of entities of electrons in 1 कूलम। अब क्या हो रहा है, 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन एक सेकेंड में निकल रहा है। सो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इफ़ 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड इन 1 सेकेंड, हाउ मच टाइम विल इट टेक to remove 6.25 into 10 power 18 electrons. So straight away you can do the cross multiplication over here. So T is equals to 6.25 into 10 power 18 divided by 10 power 9, and that is nothing but 6.25 into 10 power 9 second. राइट, तो इतना टाइम हमें लगेगा। इसको आप लोग ईयर में कन्वर्ट भी कर सकते हो। 3.15 इंटू 10 पावर 7 सेकेंड होता है। करके दिखाऊं? चलिए करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर 1 ईयर जो होता है, पाई की वैल्यू याद रखना 3.14, उसके बेस पर ही आएगा 3.154, और एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7, सो 10⁻⁷। ये अपना लॉजिक है। सो यहाँ पर इतना होता है सेकेंड एक साल के अंदर। सो 6.25 इंटू 10 पावर 9 सेकेंड जो है वो कितने साल होंगे, कितने ईयर्स होंगे? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 6.25 वंस अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10 पावर 9 डिवाइडेड बाई 3.157 इंटू 10 पावर 7, विच विल कम आउट टू बी 198 ईयर्स। इतने साल लगेंगे हमको। ठीक है, सोचो, मतलब ये क्या बताना चाह रहे हैं? पता है, ये क्वेश्चन ऐसे ही नहीं दिया, इट्स नॉट अ रैंडम क्वेश्चन। ये बता रहा है कि एक कूलम चार्ज कितना बड़ी वैल्यू है। मतलब एक कूलम चार्ज, आप सोचो 10 पावर 9 निकाल रहे हो एक सेकेंड के अंदर। आप कितने निकाल रहे हो? 10 पावर 9। 10 पावर 9 मतलब 100 करोड़ इलेक्ट्रॉन्स आप एक सेकेंड में निकाल रहे हो। तो सिर्फ 1 कूलम होने के अंदर ऑलमोस्ट 200 साल लग जाएंगे। राइट, सो दिस इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ चार्जेस जो बॉडी के अंदर होते हैं बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं। ठीक है, वो समझ लो। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। तो चलिए सबसे पहले तो यहाँ पर एक अजम्पशन करना पड़ेगा। हमारा अजम्पशन ये है कि एक कप पानी में कितना पानी होगा। राइट, तो कोई 100 ग्राम लेगा, कोई 200 ग्राम लेगा, कोई 250 ग्राम लेगा। तो हम एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए 250 ग्राम कंसिडर करेंगे। लेट अस से कि हमारे पास ये कप है। ठीक है, ऐसे कप में तो नहीं आ सकता इतना सारा पानी, ऐसे ही रखते इसको। ठीक है, और इसमें पानी रे, कितना पानी रे? 250 ग्राम पानी रे। ठीक है, तो 250 ग्राम पानी है, H2O। फाइन। अब उसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कितने होंगे? तो सबसे पहले तो हम जब पानी को टच करते हैं तो क्या हमें करंट लगता है? नहीं। हर एक ऐसी चीज़ जिसको टच करने से करंट नहीं लगता, समझ लो वो न्यूट्रल है। कैसी है वो? न्यूट्रल। इसका मतलब जितने नेगेटिव होंगे उतने ही पॉजिटिव होंगे। तो कोई एक चीज़ को फाइंड कर लो, दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। ठीक है, सो आपको यहाँ पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव कहा है, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ क्या फाइंड करना है? हमें सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव या पॉजिटिव किसी एक को ही फाइंड करना है, तो दूसरा उतना ही
होगा। अब इस पानी की अगर हम बात करें बच्चों, तो इस पानी के अंदर कितने H2O मॉलिक्यूल्स है वो पहले ढूंढना पड़ेगा। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, अगर आपको एक क्लासरूम दे दिया, उस क्लासरूम के अंदर कितनी चॉकलेट्स ऐसा पूछो, और मैं आपको ये कह दूँ कि हर एक स्टूडेंट के पास 10-10 चॉकलेट है, तो आप मेरे पास क्या होंगे, सर क्लासरूम में बच्चे कितने हैं वो तो बताओ। अगर मैं कहती चलो क्लासरूम में 50 बच्चे हैं, हर एक बच्चे के पास 10 चॉकलेट है, तो पूरे क्लासरूम में कितनी चॉकलेट होगी, तो आप कैसे फाइंड करोगे। तो आप पहले ये करोगे कि अच्छा सर क्लासरूम में 50 बच्चे हैं, ठीक है, तो हर एक बच्चे के पास 10 है, तो 50 इंटू 10 सर 500 चॉकलेट होगी पूरे क्लासरूम के अंदर। तो वैसा ही बच्चों हमें यहाँ पर करना है कि पानी के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं वो निकालो पहले। अगर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स मिल गए तो हर एक वाटर मॉलिक्यूल के पास कितने इलेक्ट्रॉन एंड कितने प्रोटॉन होते हैं वो आपको पता है ऑलरेडी। यस आपको पता है कितने होते हैं, चलिए देखते हैं। अगर मैं H2O की बात करूँ बच्चों, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन है और ये 2 हाइड्रोजन है। इट्स नॉट अ मिकी माउस, ठीक है इट्स ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन होते हैं, एंड इसके पास 1 प्रोटॉन है, इसके पास 1 प्रोटॉन है। अगर मैंने प्रोटॉन निकाल लिए सबके, अगर मैं इलेक्ट्रॉन भी निकालना चाहूँ तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे ऑक्सीजन के पास, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 8 है। तो टोटल एक H2O मॉलिक्यूल के पास, यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, 1 H2O मॉलिक्यूल हैज़ 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 10 प्रोटॉन्स, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हर एक इलेक्ट्रॉन हर एक प्रोटॉन का चार्ज आपको पता ही है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। तो टोटल चार्ज निकालने में आपको आसानी हो जाएगी। अभी क्या निकालना है कि इस पानी के अंदर कितने वाटर मॉलिक्यूल्स है वो निकालना है। कैसे निकालोगे, तो देखो वाटर मॉलिक्यूल्स इन एंटायर कप ऑफ वाटर, वो हमें अभी निकालना है, ठीक है। चलिए तो निकालते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल्स इन अ कप ऑफ वाटर, इसमें 250 ग्राम पानी है, ठीक है। तो हम जानते हैं बच्चों कि अगर आप 1 मोल पानी की बात करते हो, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं पानी के। अगर आप 18 ग्राम पानी लेते हो, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर निकाल सकते हो। तो अगर 250 ग्राम में पानी लूँगा तो उसमें कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, चलिए एस्टिमेट करते हैं। तो वो होंगे आपके 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, है ना। इसको चलिए हम कैलकुलेट करें। सो 250 डिवाइडेड बाई 18 दैट इज़ 13.88 इंटू 6.022 दैट इज़ 83.63। तो हमारा आता है यहाँ पर 83.63 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है। अब हर एक मॉलिक्यूल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है अगर एक मॉलिक्यूल है तो 83.63 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स में टोटल नंबर ऑफ एन डैश इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके 83.63 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाई 10 कह सकता हूँ, दैट इज़ 83.63 इंटू 10⁻24 वाटर मॉलिक्यूल्स, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है हमारे पास। अब अप्लाइंग क्वांटाइजेशन रूल, सो अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल, क्या कह सकता हूं मैं, कैन आई से दैट Q इज इक्वल्स टू एनी, दैट इज इक्वल्स टू 83.63 इंटू 10⁻24 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 विच इज इक्वल्स टू इंटू 1.6 हम करेंगे तो 133.8 इंटू 10⁻5 दैट इज इक्वल्स टू 1.3 इंटू 10⁻7 कूलम। So this is your final answer. Fine. So this is our final answer. बहुत ही आसान था,
ठीक है, बहुत अच्छे से हम इसको कर सकते हैं। आपको बच्चों ये सारी नोट्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सो डोंट वरी अबाउट इट, राइट। चलिए एग्जाम्पल 1.4। एग्जाम्पल 1.4 ये कह रहा है बच्चों कि कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एंड न्यूटन्स लॉ फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 stationary point masses both have inverse square dependence on the distance between charges and masses respectively. So अगर हम force due to gravity बताते हैं तो वो होता है G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, एंड इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है दो इलेक्ट्रॉन या दो प्रोटॉन के बीच का फोर्स है वो होता है k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर, विच इज़ नथिंग बट 1/4 q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर. Now compare the strength of these forces by determining the ratio of their magnitude. पहले हमें करना है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच में उनका रेशियो निकालना है, इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड फिर दो प्रोटॉन के बीच में निकालना है. फिर सबसे पहले एक क्वेश्चन खत्म करते हैं, फिर सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं. चलिए सबसे पहले हमें क्या कहा है कि हम बात करने वाले हैं फोर्स एक्टिंग बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ग्रेविटेशनल फोर्स एज वेल एज इलेक्ट्रिक फोर्स, और उनका रेशियो निकालेंगे. तो हम फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की बात करें तो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक एंड फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी अगर हम बात करें बच्चों तो k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है. अब अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो के ई स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात करते हैं दोनों के चार्ज सेम होते हैं तो के ई स्क्वायर, यहाँ पे आर स्क्वायर विल बी कैंसल्ड आउट अपॉन जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन होगा. हम सारी चीज़ें जानते हैं, सारी चीज़ें दी हुई है. के की वैल्यू है 9 इंटू 10 पावर 9, 1.6 का स्क्वायर इंटू 10 पावर माइनस 19 इज माइनस 38 डिवाइडेड बाई जी, that is 6.67 into 10 power minus 11 into mass of electron into mass of proton. So mass of electron is 9.11 into 10 power minus 31 multiplied by mass of proton is 1.67 into 10 power minus 27. बच्चों हम इसका कैलकुलेशन करें तो हमें क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं. विच इज़ इक्विवेलेंट टू, सो 9 इंटू 1.6 का स्क्वायर इज़ 2.56 डिवाइडेड बाई, चलिए करते हैं 9 इंटू 2.56 डिवाइडेड बाई 6.67 डिवाइडेड बाई 9.11 डिवाइडेड बाई 1.67, दैट इज़ इक्विवेलेंट टू 0.227. ठीक है, 0.227 जो आपकी वैल्यू आई है 0.227 इंटू 10 पावर, यहाँ पर है ऊपर 9 माइनस 38 माइनस 11 ऊपर जाएगा प्लस 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 31, ये हो जाएगा प्लस 27. चलिए सबका एडिशन कर लेते क्या आएगा. सो 27 प्लस 31 प्लस 11 माइनस 38 प्लस 9, सो हमें मिल रहा है 40. 0.227 इंटू 10 पावर 40, और वी कैन से 2.27 इंटू 10 रेज टू 39 टाइम्स. मतलब आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो 39 टाइम्स ज़्यादा होता है कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट जस्ट इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स. यही फोर्स थोड़ा और एस्टिमेशन डिफरेंट आएगा अगर हम बात करते हैं दो प्रोटॉन्स की. सेकेंड में क्या पूछा है हमें, बिटवीन टू प्रोटॉन्स. तो यहाँ पर सेकेंड अगर हम फाइंड करते हैं बिटवीन टू प्रोटॉन्स तो बच्चों यहाँ पर एफ ई अपॉन एफ जी आपका हो जाएगा के ई स्क्वायर अपॉन जी प्रोटॉन इंटू प्रोटॉन. तो आपका ये आ जाएगा देखो इसको दो तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं. शॉर्टकट बताऊँ, शॉर्टकट क्या करना है, देखो इस फॉर्मूला के अंदर जो हमें रिजल्ट मिला, ठीक है, उसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो था उसको निकालना है. तो इस फॉर्मूला में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई करना है और उसकी जगह पे डालना क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन नीचे डालना है. तो या तो आप इसको ही एम ई अपॉन एम पी करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा. समझ रहे हो, शॉर्टकट है ये. ठीक है, तो जो आंसर आया उसके अंदर एम ई अपॉन एम पी कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा. ठीक है, तो हमारा जो आंसर आया था 2.27 इंटू 10 पावर 39 मल्टीप्लाइड बाई एम ई अपॉन एम पी करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा.
ठीक है, ऐसी चीज़ें आपको थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट और क्विक करने के लिए अप्लाई करना पड़ती है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है 9.11 इंटू 10 पावर माइनस 31 डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन क्या होगा 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 27। तो इलेक्ट्रॉन की इफेक्ट चली जाती है, प्रोटॉन की इफेक्ट आ जाती है, वेरी सिंपल। तो 2.27 इंटू 9.11 divided by 1.67 is equivalent to 12.38 इंटू ऊपर है 39 माइनस 31 और है प्लस 27, ठीक है। सो इंटू 10 पावर 35 और 1.238 इंटू 10 पावर 36 भी कह सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि अगर दो प्रोटॉन की बात होती है तो क्योंकि दोनों हैवी है तो ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, और जिसकी वजह से आपको नीचे डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा और आपकी वैल्यू जो थोड़ी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो अभी नेक्स्ट है एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। हमें ये भी फाइंड करना है, एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ द म्यूचुअल अट्रैक्शन व्हेन दे आर 1 एंगस्ट्रॉम अपार्ट। तो हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन क्या होगा, प्रोटॉन का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो अभी होता क्या है बच्चों, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई हैवी चीज़ लेते हो और छोटी चीज़ लेते हो तो उनको छोड़ देते हो, तो इंटरनल फोर्सेस है ना, दोनों एक दूसरे को इंटरनल फोर्सेस से अट्रैक्ट करते हो, सेंटर ऑफ मास के तरफ आने की ट्राई करेंगे। चलिए मैं आपको थोड़ा ग्राफिकली समझाता हूँ। अगर मैं बात करूँ कि ये है जो बहुत बड़ा मास है और ये बहुत छोटा मास है, तो इनका जो सेंटर ऑफ मास है सपोज बड़े मास की तरफ होता है, यस और नो। तो ये बड़ा मास जो है ये सपोज इनके पास नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस है, मतलब दोनों को अट्रैक्ट करने वाले हैं। तो बच्चों ये दोनों अगर अट्रैक्ट होकर आएंगे तो अपने सेंटर ऑफ मास के ऊपर आने की कोशिश करेंगे। दूर जाएंगे तब भी सेंटर ऑफ मास वहीं बरकरार रहे, ऐसा मेंटेन करने की ट्राई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत स्लोली आएगा और ये बहुत फटाफट आएगा। इसी वजह से कह रहे हैं कि क्योंकि म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, इलेक्ट्रॉन बहुत ज़ोर से भागेगा क्योंकि उसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास हिलना नहीं चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, प्रोटॉन को कम डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होगा वो ज़्यादा होगा एंड एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन जो होगा वो कम होगा। इसको इस तरीके से कहा जा सकता है कि क्योंकि मास ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों को सेम लग रहा है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन छोटा है, तो अगर तुम सोचो आप धक्का मार रहे हो किसी चीज़ को, ठीक है, एक छोटी सी चीज़ को धक्का मार रहे हो, एक कार को धक्का मार रहे हो, तो सेम धक्का लगा दोनों को, लेकिन एक्सीलरेट कौन ज़्यादा होगा, जो छोटी सी चीज़ होगी वो ज़्यादा एक्सीलरेट होगी। क्यों? क्योंकि उसका मास कम है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर हम उसी बेसिस पर अगर बात करें तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन और ये हो गया, सॉरी उल्टा किया ना मैंने, प्रोटॉन बड़ा होगा। हाँ वो तो मैं आपको ऐसे ही बता रहा था, ये प्रोटॉन है और ये मेरा इलेक्ट्रॉन है जो बहुत छोटा है, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन है और ये हमारा प्रोटॉन है, फाइन। चलिए, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना लग रहा है अगर इन्हें 1 एंगस्ट्रॉम दूर रखा जाए तो बी पार्ट हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है ना, तो क्या होगा F इज इक्वल्स टू के ई स्क्वायर, F इज इक्वल्स टू के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। सो दैट इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10 पावर 9 मल्टीप्लाई बाय 1.6 का स्क्वायर इंटू 10 पावर माइनस 38 डिवाइडेड बाय 1 एंगस्ट्रॉम का स्क्वायर 10 पावर माइनस 10 मीटर का स्क्वायर 10 पावर माइनस 20 मीटर हो जाएगा। नाउ दैट इज इक्विवेलेंट टू 9 इंटू 2.56 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 9 माइनस 38 प्लस 20। सो यहाँ पर हमारा कितना आ रहा है, चलिए देखते हैं। 9 इंटू 2.56 इज इक्विवेलेंट टू 23.04 मल्टीप्लाइड बाई 9 माइनस 38 प्लस 20 विच इज़ इक्विवेलेंट टू 10 पावर माइनस 9 न्यूटन। अब हमें एक्सीलरेशन फाइंड करना है, तो एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन होगा फोर्स अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन which is equivalent to 23.04 into 10 power minus 9 divided by mass of proton is 1.67 into 10 power minus 27 which is equivalent to 23.04 divided by 1.67 that is equivalent to 13.79 और 10 पावर 18 आ जाएगा,
13.79 इंटू 10 पावर 18, वो 27 ऊपर जाएगा, -9 है प्लस 27 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों हमारा, दैट इज़ इक्विवेलेंट टू फोर्स अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज इक्वल्स टू 23.04 इंटू 10 पावर -9 डिवाइडेड बाई 9.11 इंटू 10 पावर -31 विच इज़ इक्विवेलेंट टू, चलिए कर लेते हैं, तो 23.04 डिवाइडेड बाई 9.11 दैट इज़ नथिंग बट 2.52 एंड 31 में से 9 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 22 इंटू 10 पावर 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्लियर कट एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन ड्यू टू लेसर मास एंड इक्वल फोर्सेस। ठीक है बच्चों, तो पता चला, अच्छा सा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, कभी कभी रेशो बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 1.5। तो 1.5 कह रहा है बच्चों, अ चार्ज मेटालिक स्फीयर ए इज सस्पेंडेड बाय अ नायलन थ्रेड, अनदर चार्ज मेटालिक स्फीयर बी हेल्ड बाय एन इंसुलेटिंग हैंडल इज ब्रॉट क्लोज टू ए। ठीक है, तो एक स्फीयर लटक रहा है और एक हैंडल से हम एक चार्ज स्फीयर को लेकर आ रहे हैं। एक चार्ज स्फीयर ऑलरेडी है, उसको नायलन थ्रेड से लटकाया हुआ है। चलिए तो देखते हैं कैसा दिखेगा। ओके, सो यहाँ से हम लोग एक चार्ज्ड स्फीयर को लटका रहे हैं। ठीक है, लेट अस से दिस इज स्फीयर ए एंड अनदर चार्ज मेटालिक स्फीयर बी हेल्ड बाय एन इंसुलेटिंग हैंडल इज ब्रॉट क्लोज टू ए। तो एक और चार्ज्ड स्फीयर है बी, ठीक है, उसका जो हैंडल है वो कैसा है, इंसुलेटिंग हैंडल। तो उसको इंसुलेटिंग हैंडल से पकड़कर हम लेकर आ रहे हैं। ठीक है, नियर दिस चार्ज हम इसको ऐसे लेकर आएंगे। फाइन, नियर टू ए सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर कुछ डिस्टेंस होगा इनके दो सेंटर टू सेंटर, दैट इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आर की वैल्यू जो है वो हमें 10 सेंटीमीटर दी हुई है। द रिजल्टिंग रिपल्शन ऑफ ए इज नोटेड। नाउ स्फीयर ए मतलब फोर्स ऑफ रिपल्शन नोट कर लिया गया। तो फोर्स कितना होगा, लेटस से इसका चार्ज Q2 है, इसका चार्ज Q1 है, इक्वल है ऐसा कुछ कहा नहीं है, तो हम कहेंगे Q1 K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन। ठीक है, ये हमारा फोर्स ऑफ रिपल्शन है। अब नाउ स्फीयर ए एंड बी आर टच्ड बाय अनचार्ज स्फीयर सी एंड डी रिस्पेक्टिवली एज शोन इन द फिगर, देन सी एंड डी आर रिमूव्ड। तो हम क्या करने वाले हैं, हम इनको टच करवाएंगे। ओह शिट, अब हम लोग क्या करने वाले बच्चों, इनको टच करवाएंगे। ठीक है, किससे टच करवाएंगे, कुछ खाली स्फीयर्स हैं उनसे टच करवाएंगे। तो चलिए हम एक स्फीयर ले लेते हैं जो खाली होगा यहाँ पर C और दूसरा स्फीयर है D। ठीक है, तो C और D क्या करेंगे बताए, आधे आधे चार्जेस लेके चले जाएंगे। तो अब होगा क्या, जब आप इनसे टच करवाते हो, ठीक है, तब क्या होगा, तब इसको इससे टच करवाना है, इसको इससे टच करवाना है। ठीक है, तो शेयरिंग ऑफ चार्ज होगा कंडक्शन की वजह से, है ना, चार्ज शेयरिंग होगा। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं शेयरिंग ऑफ चार्जेस विल टेक्स प्लेस। ठीक है, दोनों में ऐसा होने वाला है, तो आधे आधे चार्ज हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि आफ्टर सम टाइम क्या होगा, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आफ्टर सम टाइम क्या होगा। अब बच्चों आफ्टर सम टाइम हमने और क्या किया, कुछ डिस्टेंस चेंज किया कि नहीं, चलिए देख लेते पहले। हाँ कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, एंड ये करने के बाद Q/2 चार्ज हो गए। चलिए हम इसको लिख लेते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका Q1/2
ये हो जाएगा आपका Q2/2। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्लियर कट देख सकते हो कि आपके जो चार्जेस है वो क्या हो गए, आधे हो गए। यहाँ पर Q2/2 हो गया, यहाँ पर Q1/2 हो गया। और अब दूसरा क्या कर रहे हैं पता है, इसका डिस्टेंस को थोड़ा कम कर रहे हैं लोग, R/2 कर लिया है डिस्टेंस को चेंज करके क्या कर दिया इन लोगों ने, R/2 कर दिया, आधा कर दिया डिस्टेंस। तो नया फोर्स क्या होगा, तो नया फोर्स होगा आपका K Q1/2 Q2/2 अपॉन R/2 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू K Q1 Q2/4 into R²/4 विच इज़ नथिंग बट K Q1 Q2/R²। और जो पहले का फोर्स था उतना का उतना ही फोर्स आ रहा है। तो बच्चों यहाँ पर एक चीज़ देखी जा रही है कि अगर आप डिस्टेंस आधा करते हो, चार्जेस भी आधे करते हो, तो फोर्स सेम रहता है। डिस्टेंस 3 गुना कम करते हो और चार्जेस को भी 3 गुने कम करते हो तो भी फोर्स सेम रहता है। डिस्टेंस 4 गुना कम करते हो, चार्जेस को भी 4 गुना कम करते हो तो भी फोर्स सेम रहता है। तो फोर्स रिमेन सेम अगर प्रोपोर्शनलिटी में आप सिमिलर तरीके से चेंज करते हो चार्जेस को भी एंड डिस्टेंस को भी। ठीक है, तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि इसको थोड़ा मॉडिफाई करके भी आपको पूछ सकते हैं। आपको बाई 3 कर दिया, 3 बार वो करा दिया, 2 बार टच करा दिया, तो 2 बार टच कराने से क्या होगा, तो पहली बार टच कराने से Q/2 हो गए, दूसरी बार टच कराने से क्या होगा, Q/2 का भी आधा खाली चार्ज लेके चला जाएगा, दूसरा कोई खाली चार्ज लेकर आएंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर मेरे पास 3 चार्जेस है, तीनों आइडेंटिकल चार्जेस है। सपोज इसके ऊपर चार्ज है Q। ठीक है, अगर मैं इसको टच कराता हूँ तो होगा क्या पता है, ये भाई साहब इसके आधे चार्ज लेके चले जाएंगे। तो इसको टच कराया तो इसको मैंने यहाँ से हटा दिया, Q/2 लेकर चला गया। अब इसके पास कितना है, Q/2। वापस एक खाली चार्ज आता है, इसको टच करता है तो क्या होगा, इसमें से Q/2 में से Q/4 इसमें चला जाएगा, आधा Q/2 का भी आधा, तो Q/4 इसमें चला गया, इसमें वापस Q/4 रहेगा, वापस चला गया। अब डिस्टेंस 4 टाइम्स कम करते हो, ऐसा एक क्वेश्चन प्रोपोर्शनलिटी बन सकता है। 2 बार खाली चार्ज टच कराए तो इसका Q/4 हो जाएगा और डिस्टेंस 4 टाइम्स कम किया, पहले था R अब हो गया R/4, तब भी फोर्स सेम रहेगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। फाइन, I hope you must have got all these examples correctly. Thank you so much. Don't forget to subscribe.